हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बायोलॉजी मास्टर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले साइंस यानी विज्ञान के बारे में। विज्ञान के विषय के हम मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। साथ में 50 क्वेश्चनों के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया और क्यों। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप का चयन किया दोस्तों? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पादप का चयन किया था और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम। तो इस पादप का चयन किया और फिर पूछा है क्यों किया। तो दोस्तों ये एक पौधा 1 वर्षीय पादप है, ठीक है ना। तो इसको प्रयोग करने में क्या आसानी होगी, 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इस पादप का आकार छोटा है, आकार में क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। द्विलिंगी पादप है, कैसे पादप है? द्विलिंगी पादप है। अतः इसमें क्या करा सकते हैं, स्वपरागण संभव है। साथ में क्या है, अगर ये द्विलिंगी है तो हम इसमें पर परागण भी आसानी से करा सकते हैं। तो इन्हीं गुणों के कारण मेंडल ने किस पादप का चयन किया? इस मटर के पादप का चयन किया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 302 नंबर। अम्ल का जलीय विलीन क्यों विद्युत का चालन करता है? भाई अम्ल का जलीय विलीन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो सीधी सी बात है, अम्ल का जलीय विलीन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जलीय विलीन में ये आयनीकरण करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और ये आयन ही विद्युत का चालन करने में क्या करते हैं, विशेष योगदान देते हैं, ठीक है ना। इसलिए अम्ल का जलीय विलीन क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2, क्या है? CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका पूछा है कि CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है? देखो केमिकल नाम तो इसका होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका प्रचलित नाम हो जाएगा विरंजक चूर्ण कहते हैं, या फिर इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ये इसके प्रचलित नाम हो गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 304। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल में होता है? ये बोल रहा है आश्रित जल, अशुद्ध जल होता है जिसका pH 7 होता है, वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है? तो इसका क्या आंसर है, देखिए आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि ये एक सहसंयोजी यौगिक है। आश्रित जल के अंदर जो यौगिक है ना, H2O जल का, उससे सहसंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता है। आयनीकरण नहीं होगा तो विद्युत का चालन नहीं होगा। अतः आयनों की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है आश्रित जल के अंदर, इसलिए आश्रित जल विद्युत का क्या बना देती है, कुचालक बना देती है। जबकि वर्षा जल है ना, उसमें अनेक प्रकार के अम्लीय गैसें जैसे कि CO2 है, SO2 है, ये अन्य और भी अशुद्धियाँ होती हैं जो इसके घुली हुई अवस्था के अंदर होती हैं पानी के अंदर, और इन गैसों के आयनीकरण हो जाने के कारण ये पानी के अंदर विद्युत को क्या करते हैं, चालन करते हैं। इसलिए वर्षा जल विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 नंबर। गंधीय सूचक क्या है? गंधीय सूचक क्या है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे क्या है, बारीक कटी प्याज है, लौंग का तेल है, या तनु वेनिल है, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 306। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस से घिरा है? शुक्र ग्रह उसका वायुमंडल किस प्रकार की गैस से घिरा? सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत व पीले बादलों से घिरा हुआ है। तो ये भी याद रखना है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे व श्वेत पीले बादलों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 307। नेटल नामक शाक के पौधे के कारण उत्पन्न जलन का उपचार किस पौधे से या किस से किया जाता है? तो दोस्तों ये नेटल जो पौधा होगा उसी के पास में एक और पौधा होगा जिसका नाम होगा डाक, और इस पौधे की पत्तियां होगी, इसको हम उस अपने जहाँ पर डंक लगाए वहाँ पर रगड़ेंगे तो जिससे हमारा दर्द क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, जलन का उपचार हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 308। इन पदार्थों की परिभाषा दें। क्या है, खनिज है, अयस्क हैं, गैंग है, इन तीनों की अलग अलग क्या देनी है, परिभाषा देनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिज, ठीक है। खनिज वे तत्व या यौगिक हैं जो भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, खनिज कहते हैं। तो भू प्रकृति पर जो भी चीज प्राकृतिक रूप से मिलती है वो सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। फिर नेक्स्ट परिभाषा है अयस्क की। अयस्क किसे कहते हैं? तो आप देखोगे ऐसे कुछ स्थानों पर जो खनिज होते हैं उसमें उपयोगी धातुएं अत्यधिक मात्रा में होती हैं, जिन्हें निकालना आसानी से जा सकता है, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो जब हम कभी भी खनिज निकालते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण या उपयोगी धातु अधिक मात्रा में होती हैं और जिन्हें निकालना आसानी से
आसान होता है, इसलिए उन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, खनिज को क्या बोलते हैं, उनको अयस्क कहते हैं। ऐसे खनिजों को हम क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। फिर नेक्स्ट है गैंग। क्या है गैंग? तो जब हम अयस्क निकालेंगे तो पृथ्वी से जो खनिज में अयस्कों में जो मिट्टी रेत जैसी अशुद्धियाँ होती हैं उन्हें हम गैंग कहते हैं। तो पृथ्वी से हम जो अयस्क निकाले हैं उसको हम शुद्ध करेंगे तो उसमें और भी अशुद्धियाँ निकलेगी, रेत मिट्टी जैसी, वो सारी क्या कहलाती हैं, गैंग कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 309। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है? तो सक्रियता श्रेणी आप सभी ने पढ़ी होगी, उसमें ऊपर स्थित धातु पता है ना, ऊपर स्थित धातु अलग होती है, मध्य में अलग होती है, अंतिम में अलग होती है, ठीक है ना। सबसे ऊपर अधिक अभिक्रियाशील होती है, सबसे नीचे कम अभिक्रियाशील होती है। तो उसमें ऊपर स्थित धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षण किया जाता है, मतलब किस प्रकार से उसको अलग किया जाता है? तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु कैसे, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये जैसे धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है, बहुत अधिक क्या होती है, अभिक्रियाशील होती है, और उनके कार्बन के साथ गर्म कर यौगिक प्राप्त नहीं किया जा सकता था, उनको कार्बन के साथ गर्म करके यौगिक प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या किया जाता है, इन धातुओं को ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण अधिक होता है। तो ये सबसे अधिक ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, तो ये क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑक्सीजन के प्रति इनकी आकर्षणता क्या है, अधिक है, इसलिए इन्हें विद्युत अपघटनी चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो मेन उत्तर इसका है, इसको विद्युत अपघटनी के द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 310। अचानक हुई घटना के समय स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। कोई भी अचानक घटना हो जाए या कोई डर जैसी कोई चीज़ हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर घटना होती है तो इस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो अचानक घटना के समय स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 311। फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है? केवल उत्तल दर्पण की, केवल अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण व उत्तल लेंस की, या फिर अवतल दर्पण व अवतल लेंस की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवतल दर्पण व अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। फिर बोलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 312। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में होता है, कैसा होता है, वस्तु की तुलना में सीधा व पार्श्विक विस्थापित, या फिर सीधा व छोटा होता है, या फिर उल्टा व छोटा होता है, या फिर आभासी उल्टा व छोटा होता है। तो दोस्तों ऐसा प्रतिबिंब उल्टा व छोटा होगा, ठीक है ना, उल्टा व छोटा होगा, क्योंकि उत्तल लेंस से तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा ही होगा, तो उल्टा व छोटा होगा। नेक्स्ट प्रश्न 313। फ्यूज तार निर्मित होते हैं। फ्यूज तार किससे निर्मित होते हैं, कॉपर से, या फिर टंगस्टन से, या फिर नाइक्रोम से, या फिर लेड 13 की मिश्र धातु से। तो फ्यूज तार हमेशा मिश्र धातु से होता है, लेड 13 की मिश्र धातु से क्या बनता है, फ्यूज तार बनता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 314। विद्युत हीटर की कुंडली निर्मित होती है। विद्युत हीटर जो कुंडली है वो किस धातु की बनी होती है, कॉपर से, प्लेटिनम से, नाइक्रोम से, या टंगस्टन से। तो दोस्तों ये बनी होती है नाइक्रोम से। किससे बनी होती है, नाइक्रोम से। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 315। ये बोल रहे हैं 1/2 ओम, 1/2 ओम के 4 प्रतिरोधों को जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो दोस्तों अधिकतम प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो श्रेणी क्रम में अगर हम हाफ प्रतिरोध के 4 प्रतिरोध जोड़ेंगे, मतलब 0.5 ओम का, फिर 0.5 ओम का, 0.5 ओम का, 0.5 ओम का, तो टोटल इनको जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 ओम प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, 2 ओम प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 316 नंबर। सूर्य से आने वाली कौन से प्रकार की किरणें जो कि ओजोन परत के द्वारा रोकी जाती हैं। तो ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं, धरती पर आने से रोकती हैं, क्योंकि ये किरणें क्या होती हैं, बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, मनुष्य के अंदर क्या त्वचा कैंसर संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां फैलाती हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 317। ऊर्जा के पिरामिड का मुख्य लक्षण क्या है। ऊर्जा के पिरामिड का एक क्या लक्षण है जो मुख्य रूप से है, वे सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है ना, ये इसका प्रमुख लक्षण हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 318। एक खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे में स्थानांतरण में कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों हमने एक पहले प्रश्न और भी डिस्कस किया था कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है। तो हमने पढ़ा 10% स्थानांतरण होता है एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर के अंदर ऊर्जा का। तो 10% अगर पोषी
एक पोशी से दूसरे में स्थानांतरण हो रहा है तो खर्च कितनी होगी 90, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 90%, क्या हो जाएगा 90%, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 319, हवाई जहाज के द्वारा कौन सा प्रदूषक मिलाया जाता है। हवाई जहाज के द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, एरोसोल, ठीक है ना, और CO2, ये हवाई जहाज के द्वारा होने वाला प्रदूषक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 320, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, A 16 सितंबर को, B 17 सितंबर को, या C 18 सितंबर को, या D 19 सितंबर को। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा A 16 सितंबर को, A 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 321, जैव भार अथवा खड़ी फसल क्या है, जैव भार अथवा खड़ी फसल क्या है। एक जीव में कार्बनिक पदार्थ की संपूर्ण मात्रा जैव भार कहलाती है। तो एक जीव में जितनी भी कार्बन की जो संपूर्ण मात्रा उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव भार बोलते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 322, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम किस स्तर तक पोषी स्तर देखे गए। मतलब एक खाद्य श्रृंखला के अंदर आप कितने पोषी स्तर देख सकते हो, ठीक है ना। तो लगभग एक कोई श्रृंखला होगी उसके अंदर कम ही पोषी स्तर होते हैं, तो लगभग कितने हो सकते हैं, 4 या 5 पोषी स्तर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि ये जंगल के अंदर जैसे कि हिरन घास को खा रहा है, ये घास है, घास को कौन खा रहा है, हिरन खा रहा है, इनको कौन खा रहा है, शेर खा रहा है, शेर को कोई और भी मनुष्य वगैरह कोई भी खा सकता है। फिर ऐसे कोई पोषी भी स्तर होंगे वो 3 से 4 या 4 से 5 पोषी स्तर तक ही होते हैं खाद्य श्रृंखला के अंदर, जबकि खाद्य जाल के अंदर काफी बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 323, वनों की कटाई समयता कमी लाता है। वनों की कटाई करने से किसकी कमी होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ता है, सूखा, सूखा भी बढ़ता है, वर्षा, वर्षा घटती है, तो कमी किसकी हो रही है, वर्षा की कमी हो रही है। बाकी सारे क्या है, बढ़ रहे हैं, मृदा अपरदन भी बढ़ रहा है, तो सारी चीजें बढ़ रही है, घट क्या रही है, वर्षा। तो यहाँ C ऑप्शन राइट हो जाएगा, वनों की कटाई से किसकी कमी आती है, वर्षा की कमी आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 324 नंबर, बांध बनाने की 2 मुख्य फायदे क्या है। बांध बनाने के क्या फायदे, एक तो सिंचाई कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो बांध के द्वारा सिंचाई भी होती है, बिजली का उत्पादन भी होता है, मछली पालन भी होता है, और भी बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, क्योंकि ये बहु परियोजनाएं होती हैं जिसके बहुत सारे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 325 नंबर, विकास में 3R क्या है। विकास के अंदर 3R, विकास के 3R क्या है, 3R, पहला R हो गया कम उपयोग, दूसरा पुनर्चक्रण, फिर पुनः उपयोग। ये इसके 3R के नियम हो गए जो क्या है विकास में सहायक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 326 नंबर, वनोपज पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। वनोपज पर आधारित 2 उद्योग कौन से, इमारती लकड़ी, तो लकड़ी वाले सारा काम वनों पर आधारित हैं, कागज, कागज से भी वनों से कागज बनते हैं, तो ये दोनों उद्योग ऐसे हैं जो कि वनों पर आधारित हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 327 नंबर, वन यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, इस कथन की पुष्टि करें। तो क्या करें, किसी क्षेत्र या जैव विविधता का माप वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या है। तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या कितनी है, जितनी संख्या अधिक होगी वे जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। क्योंकि एक जंगल में हम पौधे, जानवरों की विभिन्न जीवन रूपों की एक श्रृंखला पा सकते हैं, इस प्रकार वन जैव विविधता या हॉटस्पॉट है। तो वन जैव विविधता या हॉटस्पॉट है जहाँ पर बहुत प्रकार की प्रजातियों की क्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है, वो पेड़ पौधे और जानवर कोई भी हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 328 नंबर, श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है। जब हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन हो जाता है तो वो भोजन कहाँ चला जाता है, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं में ग्लूकोज के रूप में भोजन जाता है, तो फिर हम श्वसन के द्वारा क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन भी कहाँ चली जाती है, कोशिका के पास में। फिर वहाँ जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनती है। इस प्रकार की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो ये नीचे अभिक्रिया देखो, C6H12O6 ग्लूकोज है, उसके साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है, CO2, साथ में क्या बनता है 6H2O, साथ में क्या बनती है, ऊर्जा, और ऊर्जा बनती है ATP के रूप में, और ATP की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 329, खनिज एस्क में अंतर लिखिए। खनिज और एस्क 2 है, ठीक है ना, ये खनिज और एस्क दोनों में क्या अंतर है। तो खनिज भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। एस क्या होते हैं, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिनका निकालना क्या है, लाभकारी होता है, उससे हम क्या बोल देते हैं, एस्क बोल देते हैं, ठीक है ना। पीछे मैंने अभी पढ़ा था गैंग। फिर 330 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर की उपयोग करने से 2 लाभ तथा 2 हानियां लिखी।
तो सौर कुकर से दो लाभ क्या हैं और दो हानियां क्या हैं। तो लाभ आप देखोगे कि सौर कुकर का उपयोग पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है ना। तो सौर कुकर से भाई सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। साथ में ईंधन की लागत सुनिए, ईंधन बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, ये तो बहुत असीमित मात्रा का स्रोत है कि नहीं। तो ये दो लाभ हो गए। अब हानि क्या है कि सौर कुकर को हम रात के समय भोजन नहीं पका सकते, ये क्या एक हानि है। ठीक है, खराब मौसम में सौर कुकर से भोजन नहीं बना सकते क्योंकि मौसम में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वो सौर कुकर कार्य नहीं करेगा। तो ये दो लाभ है, दो हानि हो जाते हैं सौर कुकर के। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 331, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन में अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो देखो साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का सोडियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या होता है, संश्लेषित अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण या लंबी श्रेणी वाले एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का सोडियम लवण होते हैं। फिर क्या है, साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं देता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ क्या दे सकता है, झाग देता है। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक को संश्लेषित अपमार्जक या कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। और क्या है, साबुन जल का प्रदूषण नहीं फैलाता है, साबुन जल में क्या नहीं फैलाता है, प्रदूषण, जबकि अपमार्जक जल प्रदूषण को फैलाते हैं। ये इसके मुख्य रूप से चार अंतर हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 332 नंबर, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मूलतः विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात हम कैसे कर सकते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से कर सकते हैं। तो ये हो गया विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो विद्युत जनित्र का मुख्य सिद्धांत क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 333 नंबर, पीतल व तांबे के बर्तन में दही या फिर खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। क्यों नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दही व खट्टे पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, और अम्ल धातु के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और हानिकारक लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और ये हानिकारक लवण या जो गैस हाइड्रोजन बनी है, तो ये अगर हम खाएंगे तो हमारे क्या हो सकता है, शरीर स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अतः हानि से बचने के लिए पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो विक्रिया करके क्या बना देता है, विषाक्त पदार्थ बना देता है, जो हमारे लिए क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो धातु तथा अम्ल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसलिए पीतल व तांबों के बर्तनों में क्या नहीं रखने चाहिए, खट्टे पदार्थ या दही नहीं रखना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट 334 नंबर, ये क्या है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, असंतृप्त कौन से होते हैं, अंतर लिखना है। या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त, इस प्रकार से हम सारणी बना के, कोई भी अंतर होते हैं ना, अंतर वाले प्रश्नों को हमेशा इस प्रकार की सारणी बना के आपको लिखना है, ताकि सामने वाला जो भी एग्जामिनर पढ़े तो आपके उत्तर एकदम सटीक पढ़ पाए। देखो पहला अंतर क्या है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट रहती हैं, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जी ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर जो भी चारों संयोजकता वो एकल बंध द्वारा बंधित है, एकल बंध द्वारा या संतुष्ट है, तो एकल बंध द्वारा जो भी ऐसे यौगिक बने वो कैसे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वैसे ही हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध है या फिर कैसा आबंध है, त्रिआबंध है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें एकल बंध होता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर द्वि या त्रिआबंध होते हैं उसको हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, जबकि ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और क्या है, इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 है, ठीक है ना। और इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n है, या फिर क्या है, CnH2n-2 है। तो ये इसके क्या हो गए, सूत्र हो गए। इस प्रकार से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 335 नंबर, ये क्या है, कुछ खाली जगह रिक्त स्थान है, आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में क्या है कि आधुनिक सारणी में हम दाएं से बाएं जाएं, दाएं से कहाँ जाएं, बाएं जाएं, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। तो खाली जगह हम लिख देंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है।
फिर उत्कृष्ट गैसों का पता देरी से चला, क्यों चला भाई? क्योंकि उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? अक्रिय होती हैं, वो क्रिया के साथ किसी के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं, तो वो मुश्किल से मिली थी, ठीक है ना। फिर तीसरी खा जाएगी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 18 समूह होते हैं। फिर किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम निकालने का सूत्र क्या है? तो क्या सूत्र है? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? घटती हैं, ठीक है ना, क्योंकि आंतरिक कोषों के अंदर किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर वो आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से त्रिज्या क्या होती है? घटती हैं, तो इसके ये खाली जगह भर जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 नंबर, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का क्या है नियम? तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तत्व के गुणधर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 337, डोबे-राइनर के वर्गीकरण की दो सीमाएं लिखी। डोबे-राइनर के वर्गीकरण की दो सीमाएं क्या है? तो डोबे-राइनर उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे उनका वर्गीकरण डोबे-राइनर त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। जितने भी ज्ञात तत्व थे उन सबका त्रिक के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका। डोबेरेन उस समय तक ज्ञात तत्वों के केवल 3 त्रिक ही पहचान सका। तो ये इसकी दो क्या हो गई? सीमाएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 338 नंबर, यदि लार में एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित हुई? यदि हमारे मुख के अंदर जो लार है उसके अंदर एमाइलेज जो एंजाइम है वो कम पड़ जाए या उसका क्या हो जाए? अभाव हो जाए, तो मुख की कौन सी घटना प्रभावित होगी? प्रोटीन का अमीनो अम्लों में विघटन? बिल्कुल नहीं। स्टार्च का शर्करा में विघटन? हाँ दोस्तों, तो ये ब ऑप्शन राइट हो जाता है, स्टार्च शर्करा में विघटन। तो हमारे मुख के अंदर एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किस में बदल देता है? शर्करा में। तो हमारे मुख के अंदर भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, और अगर वो एमाइलेज नहीं होगा तो ये घटना नहीं होगी। तो हमारा ब ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 339, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो हमारे भोजन नली का कौन सा भाग आमाशय? बिल्कुल नहीं करता है। अग्नाशय ये भी नहीं करता है। छोटी आंत? हाँ दोस्तों, छोटी आंत करती है। तो यहाँ पर हमारा स ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यकृत से जो पित्त रस निकलता है वो हमारी छोटी आंत के अंदर आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 340, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्राय क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, जब खिलाड़ी ज़्यादा कार्य करते हैं तो उसको ऊर्जा अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में जो ऑक्सीजन वायवीय श्वसन अच्छे से हो नहीं पाता है तो उसमें अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना। तो अवायवीय श्वसन में जो ग्लूकोज या फिर जो पायरुवेट है, वो पायरुवेट क्या होता है? सीधा लैक्टिक अम्ल में बदल के ऊर्जा प्राप्त करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जिसके कारण वो लैक्टिक अम्ल की वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है? जकड़न का कारण बनता है, ठीक है ना। तो पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होने के कारण मांसपेशियों में क्या होती है? जकड़न होती है। तो हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 341 नंबर, वसा को वसीय अम्ल में कौन सा विकार परिवर्तित करता है? ठीक है ना। तो ये बोलते हैं वसा को वसीय अम्ल में कौन सा, ये विकार नहीं है दोस्तों, ये है आपके एंजाइम, ठीक है ना। तो कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो कौन सा एंजाइम है? लाइपेज, ठीक है ना दोस्तों। तो ये लाइपेज है जो कि वसा को किस में बदल देता है? वसीय अम्ल के अंदर बदल देता है। तो हमारा ये स ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 342, मनुष्य के फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? दोस्तों, मुख्य रूप से गैसीय विनिमय हमारे कुपिकाओं में होता है। वायु कुपिकाएं होती है ना, जो अंतिम में इस प्रकार से होती है, छोटी छोटी कुपिका। तो यहीं से क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है इसकी सतह से, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 343, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, बट मगरमच्छ के कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। तो मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है, बाकी मछलियों का कितना होता है? द्विकोषीय, द्विकष्टीय, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 344,
एक कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की युक्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कृत्रिम रूप से अगर हम हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं, हमारी किडनी खराब हो जाए तो हम कृत्रिम रूप से मशीनों के द्वारा अगर शुद्ध करते हैं उस क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है ना, डायलिसिस कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 345 नंबर, मनुष्य में पर्यावरण के सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। क्या ग्राही अंग है? आंतरिक कर्ण, सही बात है, नाक ये भी है, जीवा ये भी है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उपरोक्त सभी राइट, द ऑप्शन राइट हो जाता है। ये सारे संवेदी अंग है जो कि सूचनाएं प्राप्त करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 346, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे निर्मित होता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से, या मेरुरज्जु तथा प्रतिवर्ती चाप से? बिल्कुल नहीं। मेरुरज्जु तथा अग्र मस्तिष्क से? बिल्कुल नहीं। मेरुरज्जु तथा पश्च मस्तिष्क? बिल्कुल नहीं। तो क्या है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु ये बनाते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 347, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा जो मेरुरज्जु है वो प्रतिवर्ती क्रिया का क्या है? केंद्र है। तो आपने इसका डायग्राम भी पढ़ा होगा, तो डायग्राम भी पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए। तो यहाँ हमारा स ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 348, कोशिका के केंद्र के में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? ठीक है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल नहीं प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका के अंदर किस भाग में? ठीक है ना, प्लास्टिड में बिल्कुल नहीं, लाइसोसोम में ये भी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है वो किसके पास होती है? वो राइबोसोम के पास होती है। किसके होती है? राइबोसोम के पास होती हैं, ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 349, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? तो दोस्तों अमीबा दोनों, लेशमानिया दोनों में एक ही जनन भी है, द्विखंडन विधि, ठीक है ना, दोनों ही द्विखंडन होते हैं। लेशमानिया में आप देखते होंगे इस प्रकार से द्विखंडन विधि होती है, और अमीबा में आप देखते होंगे इस प्रकार से द्विखंडन विधि है। तो दोनों की क्या है? द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, जो कि कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। आज का अंतिम क्वेश्चन 350 नंबर, बीजाणु द्वारा जनन किया जाता है, राइजोपस द्वारा, हाइड्रा द्वारा, या फिर प्लेनेरिया द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बीजाणु द्वारा जनन राइजोपस द्वारा किया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों आज हमारे यहाँ पर 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हमने पूरे कर लिए। फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर अच्छे से सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।